आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 1 को हम लोगों ने कंप्लीट रूप से सॉल्व कर चुके हैं। मॉडल पेपर 2 आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर 2 को भी पार्ट वाइज में सॉल्व किए हुए हैं, उसी वीडियो को हम मर्ज करके यहाँ पर उपलब्ध करा दे रहे हैं आपको। आप लोग एक क्लिक में पूरा मॉडल पेपर 2 देख सकते हैं। मॉडल पेपर 1 जो यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया था, वही मॉडल पेपर है। आप उस मॉडल को पेपर को भी सॉल्व कर लीजिए और मॉडल पेपर 2 को भी सॉल्व कर लीजिए। आप अपने बोर्ड होने वाले कल के पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाएंगे, हमें उम्मीद है। यदि आप लोग पढ़ते रहे तो आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा आना ही है। यदि आप डेली बाय डेली पढ़ते हैं पहले से ही, तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को देखिएगा जो आपको हार्ड लगते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, और बाकी के क्वेश्चनों को आप स्किप कर सकते हैं। आपको पढ़ने की सभी क्वेश्चनों को जरूरत नहीं है। अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, आप उसी पे जोर दीजिए। आप सभी फॉर्मूलों को एक बार याद करके जाएंगे, जो बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, वक्र पृष्ठ, आंतरिक क्षेत्रफल, बाह्य क्षेत्रफल, सब कुछ, फलकों का क्षेत्रफल, सब कुछ आप ध्यान से पढ़ के और सारे फॉर्मूलों को रट करके ही जाएंगे। यदि आप कभी पढ़ते नहीं है, डेली बाय डेली नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आप इन दोनों मॉडलों पेपर को देख लेंगे तो इतना तो कंफर्म है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यदि आप इन दोनों मॉडलों पेपर को देख लें तो आप इन दोनों मॉडलों पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ और खंड ब। दोनों को एक ही क्लिक में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यदि मॉडल पेपर 1 को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो पे। ये हमारा खंड अ है, खंड अ है जो कि 20 नंबर का होता है और 20 क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके लिए आपको एक हम चीज बता देते हैं। यदि आप अपने पेपर में हल करने जाएंगे बहुविकल्पी, यदि आपको कोई बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आता है तो आप उस पर ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा, उसको स्किप करके अगले प्रश्न पे बढ़ जाइएगा, क्योंकि एक समय पे ज्यादा समय बर्बाद करने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपको उस क्वेश्चन को करना ही है तो आप पूरे पेपर को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका समय बचेगा, तब जाके उस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पे और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 1 घंटे वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। किसके द्वारा? घंटे वाली सुई द्वारा कोण देखना है, लेकिन कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना दूरी जाती है? तो मान लीजिए एक 12 पे थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 60 मिनट में कितना जाएगी? 60 मिनट पे ये एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाती है। 12 से 1 पर जाएगी, यदि 2 पे रहेगी तो 2 से 3 पे जाएगी, मतलब 1 नंबर बढ़ेगी। और 2 नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 30 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा घड़ी 12 भागों में डिवाइड होता है। एक सर्कल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 आता है। तो 2 नंबरों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पहले प्रश्न का विकल्प नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। 4 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको एक OMR शीट भी मिलेगी जिसमें 20 क्वेश्चनों को सही करके जो विकल्प सही होगा उसमें आपको भरना होगा उस विकल्प को। जैसे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुरंत उसमें भर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में पता चलता है कि समय नहीं बच पाया, आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया लेकिन भर नहीं पाया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर आयतन। तो आयतन कितना दिया है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पाई आर स्क्वायर किसका क्या होता है? शंकु के आधार का ही क्षेत्रफल होता है, क्योंकि शंकु के आधार एक सर्कल टाइप का होता है और एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे आप रख सकते हैं 314। तो यहाँ पे रखिए 314 गुणे में h बराबर 1570। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बराबर 1570 गुणे में 3/314। 314 से ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो h बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर।
15 15 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए क्या है, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत होता है या असंगत होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तो जब भी a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, इसका मतलब है कि दोनों रेखाओं का कोई ना कोई हल है। इन दोनों रेखाओं का हल होगा। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है? तो संगत होता है। जब ये रेखाएं समांतर होंगी तो असंगत होता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। जब ये बराबर नहीं होते हैं तो इसका आंसर होगा संगत होता है। तो तीसरे का ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x = x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा -5/7 5/7 7/5 माइनस 7/5। जब आप इसको हल करेंगे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में क्या होगा? बीटा प्लस अल्फा। तो आपको यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम हो तो आपको इनका योग निकाल लेंगे। तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा में ए, बी का गुणांक क्या है? -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5। ए का मान क्या है? 1। तो कितना आया? 5। मूलों का योगफल कितना हो गया? 5। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बटा में ए, सी का मान क्या है? सी का मान 7 है। तो 7 बटा में 1 इक्वल टू कितना आया? 7। मूलों का योगफल 5, तो ऊपर में रखिए 5, मूलों का गुणनफल 7, तो नीचे में रखिए 7। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो चौथे प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब हम चलते अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा 50 500 625, इनमें से कोई नहीं। जब आप विषम संख्याओं को लिखेंगे तो सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी, उसके बाद 3 5 7, ऐसे ही जाता जाएगा कहां तक? 49 तक। जब आप इसमें देखेंगे तो हर एक दो नंबरों के बीच में 2 का ही गैप होगा। तो सर्वांतर यहाँ पे क्या बन रहा है? d = 2 बन रहा है। a का मान क्या है? a का मान 1 है। l का मान क्या है? 49 है। जब 50 तक लिख रहे हैं तो आधी विषम संख्याएं होती हैं और आधी सम संख्या। तो विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25। तो n = 25। और किसी भी संख्याओं का योग समांतर श्रेणी में क्या होता है? जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो Sn = n/2 a प्लस m, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये फॉर्मूला होता है पदों के योग का। तो n का मान क्या है? 25 बटे में 2, a का मान क्या है? 1 और l का मान क्या है? 49। 49 से 50, तो 25 बटा 2 गुणे में 50, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो कितना होगा? 25 गुणे 25, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 625। तो पांचवें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हुआ? पांचवें प्रश्न का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते अपने छठवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने छठवें प्रश्न को। देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी में AB² + BC² बराबर AC² और AB बराबर AC हो तो कोण C का मान होगा 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि समकोण त्रिभुज है, तो बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज टाइप का। अब इसमें आपको नाम लिखना है, तो नाम जैसे जैसे कहा होगा वैसे वैसे। AC, तो AC कड़ ही होता है, तो AC यहाँ पे लिख लीजिए, तो B बचा यहाँ पे हो जाएगा। अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हो गया। कोण C कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर। क्या कह रहा है? AB बराबर है C, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हो गया 90 डिग्री का, तो ये दोनों कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। ये कैसे मालूम चला? तो ये बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए 45 डिग्री। तो कोण C का मान क्या होगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। छठवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने सातवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने सातवें प्रश्न को। देखिए हमारा सातवां प्रश्न क्या है, बिंदु ए 8, 10 तथा बी 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का
मध्य बिंदु का नियामक है, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक है। 6,8, 8,6, 8,4, 4,8 क्या होगा? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे में 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1 का मान क्या है? x1 का मान है 8 और x2 का मान है 4, तो 8 प्लस 4 बटे में 2, तो 12 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6। इधर क्या होगा? y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 का मान 10, y2 का मान 6, तो 10 प्लस 6 बटे में 2, तो क्या होगा? 16 बटे 2, तो क्या आया? 8। y का मान आया 8, x का मान आया 6, तो निर्देशांक हो जाएगा 6,8, क्योंकि x का निर्देशांक पहले लिखा जाता है y का बाद में। तो 6,8 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न क्या है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए। वृत्त में एक बिंदु हो गया केंद्र, और वृत्त के बाहर एक बिंदु Q है। वृत्त के बाहर क्या है? एक बिंदु Q है, और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा एक खींचा गया है, और Q से केंद्र तक भी खींचा गया है एक रेखा। Q से एक स्पर्श रेखा भी खींचा गया, और Q से केंद्र तक भी। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई ये है 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये वाली आपको त्रिज्या बतानी है। आर की लंबाई बतानी है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्व। ये हो गया मान लीजिए ए बिंदु, ए नहीं पी लिख लीजिए क्योंकि क्यू है, तो पी अच्छा रहेगा। पी हो गया। अब देखिए तो पाइथागोरस पर में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मान क्या है? 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर ओपी का मान क्या है? आर, तो आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का मान क्या है? 24, तो 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625, आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576, आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो 625 माइनस 576, 625 में से 576 जाएगा तो बचेगा 49, तो आर की वैल्यू क्या हुई? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आया? 7 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर ए, हमारे 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे। कौन सा विकल्प सही है, यही आपको बताना है। ऐसे सवालों में क्या किया जाता है? सभी का लॉसा निकाला जाता है। तो आइए निकाल लेते हैं। 3, 4 और 8 का, ये 3 से कटेगा एक बार, 4 और 8 आ गया। फिर 2 से यहाँ पे भी 3 से कटा सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 से कटा लीजिए एक बार, 2 बार, 4 बार। फिर 2 से एक बार, 2 बार। 2 से फिर से एक बार, 1 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। कितना आया? 24 घंटे। 24 घंटे मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया? 24 घंटे मतलब विकल्प नंबर डी। ऐसे ही ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। ये चक्कर था, घंटी भी बजे कि किसी स्कूल की घंटी 3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या घंटे, तो ऐसे सवालों को लॉसा ही निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है? एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर, y स्क्वायर एवं z स्क्वायर है, तो उसका आयतन v बराबर होगा v बराबर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, v बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, v बराबर 2xyz, v बराबर xyz। कौन सा विकल्प सही है, यही हमें बताना है। देखिए किसी भी संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप उससे एक भुजा निकाल सकते थे। जिस फलक का क्षेत्रफल x स्क्वायर है उसकी भुजा होगी x, और जिस फलक का क्षेत्रफल y स्क्वायर है उसका y होगा, और जिसका z स्क्वायर है उसका z होगा। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, तो v बराबर हो जाता है xyz। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर डी। 10वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया?
10वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 11वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 11वें प्रश्न को। देखिए क्या है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है कम से कम बारंबारता मान, माध्यतम मान, अधिकतम बारंबारता मान, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने पढ़ा होगा बारंबारता वाला चैप्टर, तो बारंबारता का बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार बारंबारता हो। तो अधिकतम बारंबारता मान मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 3 मीटर ऊर्ध्व मीनार के पाद से 3 मीटर दूर, तो 3 मीटर का मीनार बना लीजिए, इसकी लेंथ क्या है 3 मीटर, 3 मीटर दूर स्थित पाद से, तो पाद से 3 मीटर दूर स्थित ये हो गया, इसको मिला दीजिए, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, यहाँ पे आपको थीटा का मान बताना है, और ये दोनों दिया हुआ है ए बी सी, तो ये क्या है थीटा ये है, तो ये लंब हो गया, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसके में होता है, लंब बटा आधार tan में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, इसको मान लीजिए थीटा। हाँ, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 3, ये हो गया tan थीटा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया। 1 कितने डिग्री का मान होता है tan में, तो tan में 45 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान कितना हो गया, तो थीटा का मान हो गया आपका 45 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी। 12वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आपको समझ में आ रहा हो, आपके बोर्ड एग्जाम में लग रहा हो कि इस वीडियो से हमें मदद मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि एल समांतर हो एम के, यदि एल और एम दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो डी का मान होगा। एल और एम दोनों समांतर हैं, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, एक ही अंतः एकांतर कोणों का योग कितना होता है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब आप पढ़े होंगे तो ये वाला और ये वाला क्या होता है, बराबर होता है। यदि ये यहाँ का कोण बराबर होता है, लेकिन इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 3D प्लस में 50 प्लस 2D प्लस में 20, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। 3D और 2D कितना हो जाएगा 5D प्लस 50 20 कितना हो जाएगा 70 बराबर में 180, तो 5D बराबर 180 माइनस में 70, 180 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा 110। 5D बराबर 110, तो D बराबर क्या हो जाएगा 110 बटा 5, तो D बराबर कितना डिग्री आएगा 22 डिग्री, तो D का मान क्या हो जाएगा 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। 13वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 14वें प्रश्न को। देखिए क्या है, दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बराबर 3 DE बराबर 5 हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी एवं क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का अनुपात है। सबसे पहले आप दो त्रिभुजों को बना लीजिए, ये हो गया त्रिभुज एबीसी और ये हो गया त्रिभुज डीईएफ, ए बी सी डी ई एफ। AB का मान कितना दिया है 3, DE का मान कितना दिया है, तो DE का मान 5 दिया है, तो 5। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो ये देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, ये होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजाएं AB का वर्ग बटे में DE का वर्ग, AB का वर्ग बटे में DE का वर्ग। AB कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग बटे में 5 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो क्या आ गया अनुपात 9:25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 15वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एबीसी का समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक सी पर समकोण है, सी पर समकोण है और त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले बना लीजिए आप समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखिए सी पर समकोण है, मतलब यहाँ पर सी है और ये ए हो गया, ये बी हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ये वाला इस भुजा के बराबर है। निम्न में से कौन सा सत्य होगा,
तो इसको पाइथागोरस प्रमेय पे आप रखिए तो क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए AB स्क्वायर किसके फ्रंट में है, मतलब इसके, तो यही वाला ऑप्शन सही हो सकता है, इन दोनों ऑप्शनों में गलत है। अब देखिए AC स्क्वायर के रूपों में पद दिया है ना, तो AC बराबर BC है, तो BC की जगह पे हम लोग AC भी लिख सकते हैं क्योंकि ये समद्विबाहु है, और समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, और कभी भी समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, कर्ण इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो BC की जगह पे हम AC लिख सकते हैं, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर में दोनों सेम है तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते अपने 16 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 16 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि x sin 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा हो तो x बराबर क्या होगा, 0, 1, -1 या 2, कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, x sin 90 माइनस थीटा, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू में cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए x होगा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा हो जाता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा हो जाता है, बराबर में cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin थीटा हो जाता है। अब आप cos थीटा को उधर में भेजिए तो हो जाएगा x इक्वल टू sin थीटा बटे में cos थीटा, सॉरी यहाँ पे x के साथ अभी tan थीटा रहने दीजिए, इधर ही x tan थीटा, ये sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, तो x tan थीटा इक्वल टू में tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1, x का मान क्या होगा, एक, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 16वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, इन चारों में जिसका मान सबसे अधिक है वही विकल्प हमारा सही है। cos 45 sin 0 cot 45 cos 60 डिग्री, कौन सा मान सही है यही हमें बताना है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा करड़ी में 2, cos sin 0 अंश का मान कितना होता है 0, cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा 2, तो कौन सा मान सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा मान cot 45 है, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 से कम है, ये तो 1 से कम है क्योंकि किसी चीज से भागा दिया जा रहा है, ये भी 1 से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 3,4 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक है P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं, तो P का मान है 2 या प्लस माइनस कड़ी 6 या प्लस माइनस 6 या प्लस माइनस 2 कड़ी 6, कौन सा विकल्प सही है यही हमको बताना है। से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है मतलब दोनों का दूरी बराबर है मूल बिंदु से। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, इससे दोनों बिंदु बराबर दूरी पर हैं, तो निकाल लीजिए। तो कैसे निकलता है, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला सेम इधर भी लगेगा, तो क्या होगा 0 - p का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला इधर भी लगेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 4 का होल स्क्वायर बराबर में 0 - p का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जितना जल्दी से जल्दी आप आंसर लाएंगे उतना ही आप अपना समय बचाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि सब माइनस में है तो माइनस का भी वर्ग प्लस में ही होता है। 9, 16, 25, 25 बराबर p स्क्वायर प्लस में 1, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 1 गया 24, तो p स्क्वायर बराबर 24, तो 24 को लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 4 गुणे में 6, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 का वर्गमूल नहीं होता है, तो प्लस माइनस 2
अंडर रूट में 6 लिख सकते हैं। तो p का मान क्या हुआ, प्लस माइनस 2 करोड़ी 6। कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। 18वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 19 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न संख्या 19 को। देखिए क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटा डी और BC बटा FD, तो ये समरूप होगा जब कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण D। सबसे पहले आप दोनों त्रिभुजों को बना लीजिए। त्रिभुज ABC है, इधर में क्या है, त्रिभुज DEF है, ABC। AB के अनुपात में क्या है, AB के अनुपात में DE है, तो यहां पे लिख लीजिए DE, और BC के अनुपात में क्या है, FD है, तो FD। तो सॉरी, यहां पे रखिए D, यहां पे रखिए D, और यहां पे रखिए E, और यहां पे रखिए E, F। AB के अनुपात में हो गया, AB के अनुपात में D हो गया, और BC के अनुपात में, BC जो है, BC के अनुपात में FD है, तो BC के अनुपात में हो गया FD। अब देखिए, जब ये दोनों अनुपात में है, ये इसके अनुपात में, ये इसके अनुपात में, तो कब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, जब इनके बीच का कोण भी बराबर होगा। तो कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। किस नियम से, तो साइड एंगल साइड वाले नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड, कौन सा एंगल बराबर होना चाहिए, कोण B कोण D के बराबर होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 20वें प्रश्न को। देखिए क्या है, दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है। ये QOR जो है वृत्त का व्यास है, PQ बराबर PR है, जो ये PQ है ये PR के बराबर है। तो कोण PQR क्या होगा, कोण PQR मतलब ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा। दोनों को मान लीजिए x है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना, 180। 180 में से 1 90 है, तो बचा कितना, 90। और 90 में से 2 कोण है, तो 45 इसको दे दीजिए, 45 इसको दे दीजिए, क्योंकि दोनों के सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे। तो कोण PQR कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 20वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। इस प्रकार हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा तरह से कंप्लीट होता है। और ये हम चलते हैं अपने खंड ब पे। खंड ब के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, सभी खंड कीजिए। पहले प्रश्न का पहला जो प्रश्न है, क द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शून्यक निकालने का तरीका। सबसे पहले आपको गुणनखंड करना होता है। तो x² प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि गुणा करने पे 10 है और जोड़ने पे 7 है। तो 5 × 2, 5 दूनी 10, 5 2 7। तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 10, इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन होगा, तो x प्लस 5। इसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है x प्लस 5 और बचे हुए को एक ब्रैकेट में x प्लस 2। अब ये जो दोनों गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर कर दिया जाता है। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -5। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर होगा -2। तो ये रहा हमारा दोनों आंसर। कौन कौन से, तो -2 -5। ये रहे हमारे दोनों द्विघात बहुपद के शून्यक, -2 और -5। यही हमारा आंसर है। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या पहले के ही पार्ट ख पे। आइए देखते हैं ख को कैसे हमें हल करना है। आइए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न संख्या ख को। देखिए ख में क्या है, AP 21 18, AP का मतलब है समांतर श्रेणी। 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको आइए हल करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। a इक्वल टू क्या है, इसमें 21, d इक्वल टू क्या है
सेकंड पद में से प्रथम पद घटाया जाता है। आप डायरेक्टली 3 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 18 माइनस 21 जब करेंगे तो ये आएगा -3। ऐसे कर देंगे कि 21 18 का अंतर 3, तो गलत हो जाएगा। nवां पद दिया हुआ है, मतलब an का मान -81 दिया हुआ है। आइए इसको हम हल करते हैं। कैसे हल किया जाता है? तो an इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n का मान क्या है? -81 बराबर a का मान क्या है? 21 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है? तो -3। अब देखिए 21 को इधर लाएंगे तो 21 को इधर मत लाइए, अभी आइए इसको सॉल्व करते हैं। -81 21 -3 से में गुणा होगा तो -3n, -3 से 1 में गुणा होगा तो +3। तो -81 बराबर 21 3 24 -3n। 3n को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये 24 81 को उधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस। तो 3n बराबर 24 और 81 क्या हो जाएगा? 4 1 5 8 2 10 105। तो n बराबर 105 बटे में 3 इक्वल टू 35। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 35। यही आपका आंसर है। -81 कौन सा पद है? तो -81 35वां पद है। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या ख भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न ग पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न ग को। देखिए क्या है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4/5 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात करें। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आप चक्रीय चतुर्भुज को बनाइए। क्या होता है? तो एक सर्कल होता है और सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज होता है, उसी को कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। उसी को कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। इसका नाम दे दीजिए ABCD। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग होता है 180 डिग्री। इसको मान लीजिए कि ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, और जब अनुपात में है तो इन दोनों में x मान लीजिए, ये 4x है और ये 5x है। तो देखिए यहां पे लिखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180। कोण A का वैल्यू है 4x और कोण C की वैल्यू है 5x। बराबर में 180, तो 4x 5x 9x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटा 9, तो x बराबर 20 डिग्री। तो कोण A बराबर 4x, तो 4 गुणे में 20 बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और कोण C बराबर क्या हो जाएगा? 5x बराबर 5 गुणे में 20 इक्वल टू 100 डिग्री। ये रहा है आपके दोनों कोणों का मान। एक आया 80 डिग्री, एक आया 100 डिग्री। तो कोणों का मान ज्ञात करें। कोणों का मान 80 और 100 कैसे निकला? तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण A की वैल्यू 4x, कोण C की वैल्यू 5x, दोनों को जोड़ेंगे 180, 9x बराबर 180, तो x बराबर 20। अब 20 की वैल्यू रख दोगे तो कोण A 80 डिग्री, कोण C 100 डिग्री। इस प्रकार हमारा ग प्रश्न भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने घ वाले प्रश्न को और देखते हैं घ क्या है और उसे कैसे हल करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने घ प्रश्न को। देखिए क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदुएं 1 5 2 4 और 3 3 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है कि कोई रेखा है और उसी रेखा पे तीनों बिंदु हैं, इसका मतलब है कि संरेखी है। मान लीजिए यहां पर है, B यहां पर है और C यहां पर है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर कैसे निकाला जाता है? तो AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी ये AC की दूरी के बराबर हो जाती है। AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसी रेखा पर B भी है, AC वाले रेखा पर ही कहीं ना कहीं B भी है। मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल कितना होगा? 5। AC की लंबाई यदि 5 है, AB की लंबाई यदि 2 है, अब BC की लंबाई यदि 3 है, तो इसका मतलब है कि बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C संरेखी है। तो आइए देखते हैं इनको कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे इनको सॉल्व किया जाए। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। मान लीजिए आप
कि ये बिंदु कौन सा है, ए निर्देशांक वाला है और ये बी निर्देशांक वाला है और ये सी निर्देशांक वाला है। हमें कैसे मालूम कि ए यही होगा? रेखा तो हम पहले भी खींच सकते थे, जैसे मान लीजिए कि ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये कैसे मालूम कि बी यहीं पर होगा? हो सकता है कि बी यहां पर हो, ए यहां पर हो और सी बीच में हो। तो ऐसे इसीलिए हम पॉइंट पहले फिक्स नहीं करेंगे कि ए कहाँ है और बी कहाँ है और सी कहाँ है, जब तक हल ना कर ले। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू कितना है? ए बी का बीच की दूरी कैसे निकलेगी? ये से पॉइंट बी के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी सूत्र का प्रयोग क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सबका वर्गमूल। तो x2 का मान क्या है? 2 माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 4, y1 का मान क्या है? 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में 2 में से गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया? अंडर रूट में 2। ये किसका मान आया? ए बी का। ऐसा ही हम लोग BC का निकालते हैं। तो BC अब ये x2 वाला हो जाएगा x2 y2, ये x1 y1। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x2 माइनस x1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 में से 4 गया -1 का स्क्वायर 1 करणी में 2। ये किसका मान आया? BC का मान आया। ऐसे ही आइए AC का निकाल लेते हैं। A से डायरेक्ट C का। AC इक्वल टू क्या होगा? तो अंडर रूट में C है x2 y2 और वो है x1 y1। x2 माइनस x1 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3 में से गया 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस में 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना हो गया? करड़ी में 8। करड़ी में 8 मतलब क्या होता है? 2 करड़ी 2। अब देखिए AB प्लस BC करते हैं। तो AB प्लस BC इक्वल टू CA। AB की वैल्यू कितनी है? करड़ी में 2 प्लस में करड़ी में 2 बराबर 2 करड़ी 2 है CA की लंबाई। ये दोनों को जोड़ेंगे 2 करड़ी 2 इक्वल टू 2 करड़ी 2 आ गया। इसका मतलब है कि A, B और C ऐसे ही हैं और A, B, C तीनों संरेखी बिंदु हैं। यहां पर हो गया 1,5 लिख दीजिए। यहां पे क्या निर्देशांक है? 2,4 और यहां पे निर्देशांक है 3,5। इसका मतलब है कि A, B और C तीनों संरेखी बिंदु हैं। ये आपने प्रूफ कर दिया है, इसका मतलब आपने हल कर लिया। आप चाहें तो इन तीनों बिंदुओं को लिख करके और लिख सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। आइए हम इसे लिख भी देते हैं। 1,5 2,4 सॉरी यहाँ पे 3,3 है। 1,5 2,4 और 3,3 और 3,3 संरेखी बिंदु हैं। संरेखी बिंदु हैं तीनों। 1,5 2,4 और 3,3 संरेखी बिंदु हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने अंगा वाले प्रश्न पे और देखते हैं अंगा कैसा प्रश्न है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने अंगा वाले प्रश्न को। देखिए क्या है? sin थीटा इक्वल टू 12/13, तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। आइए इसको देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। sin थीटा इक्वल टू में 12/13 का मतलब है कि ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। आपको सभी ये प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का है। लंब बटा कर्ण हो गया तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? आधार कैसे निकाला जाए? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? पाइथागोरियस फॉर्मूला। कर्ण का मान क्या है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना? 169 माइनस 144, 12 का 144। इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5। अब कोई कहेगा प्लस माइनस 5, तो कभी भी लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए प्लस वाला ही मान लिया जाता है। अब cos थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण।
आधार की वैल्यू कितना निकाले हैं 5 और कड़ की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 13। वैसे ही tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है 12 और आधार का मान है 5। लंब का आधार मान है 12 और आधार का मान है हमने 5 निकाला हुआ है। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। अंगा वाले प्रश्न का क्या आंसर होगा तो cos थीटा का मान 5/13 और tan थीटा का मान 12/5। अब चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न के च वाले प्रश्न को, जो कि हमारा पहले का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न आ जाएगा। ये रहा हमारा च वाला प्रश्न। देखिए क्या है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा वृत्त, थोड़ा सा ये अंडा टाइप का बन गया है। वृत्त आप बना लेंगे क्योंकि आपको गोले प्रकार से बनाना होगा या किसी भी चीज से बनाइए, आप बना लेंगे। ये हो गया वृत्त, बाहर में कोई बिंदु है जो है ए। यहां से वृत्त के केंद्र से इस बिंदु की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और इस स्पर्श रेखा से आपको पूछा है इस त्रिज्या की लंबाई कितनी है। मान लीजिए कि ओ है, ये ए है तो ये बी है, तो इस ओबी की लंबाई मतलब त्रिज्या की लंबाई आपसे पूछा है। आइए इसको हम हल करते हैं। ये कैसे हल होगा, तो आपको मालूम है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आइए इसको हम लोग इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस फार्मूला। इसमें कण क्या है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कण हो गई ओए, तो ओए का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। ओए की लंबाई 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस में R स्क्वायर को उधर ही रहने दीजिए, 64 को इधर लाएंगे तो 100 माइनस में 64, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी 36। तो R की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो त्रिज्या की लंबाई कितनी हो गई आपकी 6। आप किसी भी आंसर को घेरे में मत घेरिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, वहां पे भले आप आंसर लिख सकते हैं या विस्तृत में लिख दीजिए कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर होगी वृत्त की त्रिज्या। 6 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरे प्रश्न क्या लिखा है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और कैसे उसे हल करना है। दूसरे में निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें टोटल आपको 6 खंड मिलेंगे जिनमें से 5 खंड को आपको हल करना होगा। उसके बाद से देखिए क नंबर प्रश्न क्या है, तो ग्राफीय विधि से हल करें। इसे ग्राफ विधि से हल करना है। 2 समीकरण दिया हुआ है, x + 3y = 6 तथा 2x - 4y = 12। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसे हमें हल करना है। सबसे पहले आप पहले समीकरण को लिखेंगे x + 3y = 6। इसमें एक को छोड़ के बाकी सबको दूसरे साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3y। अब आपको एक बॉक्स टाइप का बनाना है और उसमें x और y दोनों लिखना है। x y का कुछ मान रखना है तो x का मान निकल जाएगा। y की जगह पे मान लीजिए कि हम क्या रखते हैं 0, y की जगह पे 0 रखते हैं तो 3 × 0 0, 6 में से 0 गया 6, तो x का मान क्या आया 6। वैसे ही y की जगह पे 2 रखे तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, तब x का मान हो गया 0। ये किससे आया, ये हमारा पहले समीकरण से बना ये टेबल। अब दूसरे समीकरण से बनाते हैं 2x - 4y = 12। 2 से सबको पहले इस 4y को उधर भेज देते हैं। 2x = 12 + 4y। अब देखिए तो x = 12 + 4y बटे में 2,
2 से दोनों कट जाएगा तो x बराबर 6 प्लस 2y ये हो जाएगा। x बराबर क्या आया 6 प्लस 2y। इसके लिए भी एक टेबल बना लीजिए, इसके लिए भी एक टेबल, तो इसमें भी x और y लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया x, ये हो गया y। इसमें y का कुछ मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। y की जगह पे 0 रखिए, y की जगह पे 0 तो x का मान क्या आएगा 6। वैसे ही y की जगह पे -3 रख दीजिए, -3 तो -3 दूनी -6, 6 में से -6 गया 0। आपको छोटी छोटी वैल्यू रखनी है कि जिससे आपको इजी वे से ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो जाए। अब कहीं 100 रख देंगे तो बहुत लंबी वैल्यू आ जाएगी, आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। आइए इसको हम अब देखते हैं कैसे इसको दिखाना है हमें। ये होता है जहां पर दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x लाइन कहते हैं, इसको y रेखा कहते हैं। इधर माइनस वाला साइन होता है, नीचे भी माइनस वाला साइन होता है। अब इस पे एक बराबर दूरी पे आप लोग दिखाएंगे 2 3 4 5 6। आप लोग स्केल से दिखाएंगे तो बिल्कुल आपकी बराबर दूरी पे ही दिखेगा। 7 इस साइड प्लस हो गया, ऊपर भी प्लस होता है। 1 2 3 4 5। नीचे भी, नीचे क्या होता है माइनस, -1 -2 -3 -4 -5। वैसे इधर भी माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए पहले वाले ग्राफ से उस पे लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो क्या है x का मान 6 है, y का मान 0। y का मान 0 किस रेखा पर होता है तो x अक्ष पर होता है, और x का मान 6। तो पहला बिंदु कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। ये हो गया आपका पहला बिंदु। अब y का मान 2, x का मान 0। x का मान 0 किस अक्ष पे होगा तो y अक्ष पे, और y का मान 2, तो ये बिंदु कहां पर मिलेगा यहां पे। अब इसको आपको सीधा मिला देना है। ये हो गया आपकी पहले समीकरण से एक रेखा। अब दूसरे समीकरण से बनाते हैं, तो x का मान 6 y का मान 0, तो ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। x का मान 0 y का मान -3, तो y अक्ष पे, तो ये कहां पर मिलेगा इधर में मिलेगा। अब इससे भी एक रेखा खींचिए, तो ये रेखा कैसे होते हुए जाएगा, ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगा। अब सभी बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। इस बिंदु के निर्देशांक क्या थे 6,0। इस बिंदु का निर्देशांक क्या था 0,2। इस बिंदु का निर्देशांक क्या था तो 0,-3। ये सभी बिंदुओं के निर्देशांक लिख दे। इसका हल क्या होता है, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही इसका हल होता है। तो हल तब x बराबर 6 और y बराबर 0, यही इसका आंसर हो गया आपका। इन रेखाओं पे आप रेखा का समीकरण भी लिख सकते थे। इस रेखा का समीकरण क्या था तो x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, और नीचे वाले समीकरण पे क्या था 2x माइनस 4y बराबर 12। यहां पे लिख दीजिए 2x माइनस 4y बराबर 12। ये हो गया आपका ग्राफ, ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल कैसे निकलता है, तो जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु दोनों रेखाओं का हल होता है। ये यदि यहां इधर कहीं पे टच करता तो इधर से ऊपर करते और y अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाते, और जो बिंदु पर मिलता वही उसका हल होता। इस प्रकार हमारा दूसरे का क नंबर प्रश्न सॉल्व होता है। अब हम चलते अपने ख वाले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने ख वाले प्रश्न को। देखिए ख क्या है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग 1000 और उनके वर्गों का अंतर कितना है 2,56,000 है, तो उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं, कैसे हल होगा। देखिए यहां पर लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तथा दूसरी संख्या y है। अब देखिए जो प्रथम कंडीशन होकर है लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार।
दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, x प्लस वाई बराबर 1000। ये हो गया समीकरण 1। अब जो द्वितीय शर्तानुसार कर रहा है उसको भी यहीं पे लिख लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2,56,000। ये हो गया हमारा, जो उसने दूसरी कंडीशन कही है उसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो आप लिख दीजिए एक्स प्लस वाई, और ए माइनस बी तो एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000। अब समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई का मान रख सकते हैं। यहां पे लिखिए समीकरण 1 से हो जाएगा यहाँ पे 1000 इंटू में एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000। अब ये 1000 इधर जाएगा तो ये 3 जीरो ऊपर भी आप कटा सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब क्या आया, x माइनस वाई बराबर में आया 256। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 1000। ये कौन सा समीकरण है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 256। y से y कैंसिल हो गया, x कितना हो गया 2x, और ये 1256 हो गया 1256। तो x बराबर क्या हो गया 1256/2। तो ये कट के कितना आ जाएगा 628। पहली संख्या क्या हो गई 628। अब आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये एक आंसर हो गया जो कि x का मान है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 1000। तो x प्लस वाई बराबर 1000 लिखिए, और इस x के जगह पे आपको क्या लिखना है 628। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1000 माइनस में 628। 1000 में से 628 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा 372। ये हो गया आपका आंसर, x बराबर 628 और y बराबर 372। यही हो गया आपका आंसर। दूसरे का ख इस प्रकार कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने ग वाले प्रश्न पे और देखते हैं ग क्या है और उसे कैसे हमें हल करना है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आइए अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। अब हम देखते हैं अपने ग वाले प्रश्न को। देखिए क्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। देखिए हमें इसे कैसे बनाना है, तो आइए इसमें केवल फिगर बनाना है, आपको कुछ भी हल नहीं करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले आप एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या क्या होगी 4 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए कि केंद्र है जो है O। इसी पे आपको दूसरी भी त्रिज्या खींचनी पड़ेगी जहां से दोनों स्पर्श रेखाएं खींचने हैं। कैसे, ये देखिए जब 60 डिग्री का कोण यहां पे बन रहा है तो अंदर में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा 120 डिग्री का। तो इस प्रकार आप यहाँ पे चंदा को रखिए या गोला प्रकार से बनाइए, किसी भी चीज से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे और एक त्रिज्या खींचेंगे, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर की ही होगी और इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 120 डिग्री। यदि आपको बनाने नहीं आता है गोला प्रकार से तो आप चांदा से भी बना सकते हैं। गोले प्रकार से कैसा बनता है ये मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का खींच दिए, तो आप यहाँ पर गोले प्रकार को रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल को और ऐसे ड्रा करेंगे और जितना चाप ये है उतना ही चाप लेकर के यहाँ से एक कट करेंगे और दूसरा कट इधर में करेंगे और इसको मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री का कोण। उसके बाद से क्या करना है, दोनों स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर हमेशा लंबवत होती हैं, इसलिए दो स्पर्श रेखाएं खींचे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो 120 हो गया तो इधर 60 होगा
और दो स्पर्श रेखा इसी पे खींचनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। तो 90 डिग्री का कोण मानते हुए आपको इधर में एक रेखा खींचनी है और इधर में भी 90 डिग्री के कोण पे खींचना है। 90 डिग्री के कोण पर जब खींचेंगे, ये मान लीजिए इधर खींच दें, 90 डिग्री के कोण पर जब खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी और वहां पे आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये हो गया O, ये A, ये B, ये C। तो आपको इसी प्रकार बनाना है। इन दोनों पे 90 डिग्री का कोण और बीच में 120 डिग्री का कोण। बीच वाला कोण कहां से आया, क्योंकि उसने 60 डिग्री का कोण बोला था तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि एक सवाल आपने पिछले मॉडल पेपर में हमने सॉल्व कराया था। यदि आप उस मॉडल को पेपर को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। उसमें हमने हल कराया था। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार मालूम चला कि 120 डिग्री का कोण है। इस प्रकार ग नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने घ वाले प्रश्न पे और देखते हैं घ वाला प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने घ वाले प्रश्न को। देखिए घ वाला प्रश्न क्या है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए इसे हम लोग हल करते हैं, कैसे इसे हमें हल करना है। सबसे पहले जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बनाते जाइए। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का, मीनार और भवन बनाइए। ये हो गया आपका मीनार और ये हो गया आपका भवन। अब देखिए मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये वाला कोण आपको 30 डिग्री है। अब क्या बोला है, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। AB की लंबाई 60 मीटर दिया हुआ है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मान पूछ रहा है, मान लीजिए कि इसका मान क्या है, H है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। नीचे वाली मान लीजिए कि X है, भवन और मीनार के बीच की दूरी। आप आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABC को। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में सबसे पहले नीचे वाली एक वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वाली भी वैल्यू आपकी आसानी से निकल जाएगी। तो क्या होगा, tan 60 बराबर, tan में ही लंब और आधार का संबंध होता है, इसीलिए लंब और आधार है तो इसीलिए हम tan ले रहे हैं। तो लंब बटा आधार तो 60 बटा x। tan 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3। तो करड़ी 3 बराबर 60 बटा x। x इधर जाएगा तो 60 बटा ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। तो करड़ी 3 से भागा देंगे तो इसका मान आएगा x इक्वल टू 20 करड़ी में 3। x का मान कितना आ गया, 20 करड़ी में 3। x का मान आ गया 20 करड़ी में 3। अब आइए हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, छोटे वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में क्या होगा, tan 30 बराबर, इसमें भी लंब बटा आधार, लंब क्या है h है, आधार क्या है x है। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा करड़ी में 3 बराबर h बटा में x। x की वैल्यू कितनी है, 20 बटा करड़ी में 20 करड़ी 3, 20 करड़ी 3। h वहीं पर आने दीजिए और इसको यहां पे भेज दीजिए। तो 20 करड़ी 3 बटा में करड़ी 3, करड़ी 3 से करड़ी 3 कट गया तो क्या हो गया, h बराबर 20 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई आ गई 20 मीटर। यदि आपसे पूछा होता भवन और मीनार के पाद की बीच की दूरी, भवन और मीनार के बीच की दूरी तो कितना आया होता, 20 करड़ी में 3, और भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। इस प्रकार हमारा दूसरे प्रश्न का घ नंबर खंड भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने अंग पे और देखते हैं अंग क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं अपने अंग वाले प्रश्न को। देखिए हमारा अंग वाला प्रश्न क्या है, यदि निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चर, चर का मतलब होता है वर्ग अंतराल में। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और लास्ट में योग दिया हुआ है। नीचे में बारंबारता दिया हुआ 12, 30 क्वेश्चन मार्क, 65 क्वेश्चन मार्क, 25, 18, 229, यही दोनों क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम टेबल के रूप में बना लेते हैं।
यहां पे एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया हमारा टेबल। यहाँ पे एक मान लिखिए और बीच में एक मान, जो जो होता है उसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले चर वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को सीआई भी कहा जाता है शॉर्टकट में, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है और इसको सीएफ भी कहा जाता है, संचयी बारंबारता। अब चलिए इसमें हम सभी को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है 10 से 20 और यहाँ पे क्या है 12। उसके बाद से क्या है 20 से 30 और यहाँ पे 30। उसके बाद से दिया है 30 से 40 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही 80 तक है, तो आइए इस सभी को लिख लेते हैं। 40 से 50। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया हुआ है 50 से 60, फिर से 60 से 70 और 70 से 80 और यहाँ पे दिया हुआ है योग। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 65, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 25 और 18 और 229। जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम कोई लेटर मान लेते हैं, अल्फाबेट कोई मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला x है और ये वाला y। अब संचयी बारंबारता में क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा 12, 30, 42, यहाँ पे होगा 42 प्लस x, 42 और 65 कितना होगा 117 प्लस x, 117 और y, तो 117 प्लस x प्लस y अब यहाँ पर हो जाएगा। 117 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 142, 65 और 42 सॉरी यहाँ पे 107 होगा और यहाँ भी 107 होगा। 107 और 25 132 प्लस x प्लस y, 132 और 18 150 प्लस x प्लस y। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 229 के बराबर आना चाहिए। हमें माध्यिका क्या दी हुई है, माध्यिका दिया हुआ है 46। माध्यिका हमें दिया हुआ है 46। अब देखिए सबसे पहले आप माध्यिका का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो उसे आप लोग देख लीजिए। माध्यिका इक्वल टू फॉर्मूला बनता है L प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF अपान में F इंटू में H, n/2 माइनस CF बटा में F इंटू में H। अब ये सब मान कहां से निकलते हैं, तो ये देख लीजिए माध्यिका क्या है 46। 46 किस वर्ग अंतराल में आता है, तो इस वर्ग अंतराल में आता है 40 से 50 वाले वर्ग अंतराल में। L का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 40, तो L की वैल्यू दी हुई है आपको 40। उसके बाद से n/2, n का मान कितना है 229, तो n/2 का मान क्या हो जाएगा 114.5, 229 का आधा। उसके बाद से CF, CF क्या होती है, CF कौन सा लेते हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है जस्ट उसके ऊपर वाला लेते हैं। तो CF क्या हो जाएगा 42 प्लस x, 42 प्लस x। उसके बाद से बात आ रही है F की, तो F में कौन सा लेते हैं, जिस में आ रही है माध्यिका उसी के फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगी 65। उसके बाद से बचा H, तो H क्या होता है, H का मतलब होता है जितने का वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितने का अंतर है इसमें 10 का, तो H की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। F और H, अब इन सब का मान इस फार्मूले में हम लोग रख देते हैं। फार्मूला क्या बन रहा है ये देखते रहिए आप लोग। माध्यिका की जगह पे हमें रखना है 46 और L की जगह पे क्या रखना है 40, प्लस में n/2 के जगह पे क्या रखना है 114.5 माइनस CF के जगह पे क्या रखना है 42 प्लस x, यहाँ पे रखिए 42 प्लस x, कोष्टक बंद कीजिए, बटे में 65 कीजिए क्योंकि F का मान है, गुणे में 10 कर दीजिए क्योंकि H का मान है। अब इसे आप 5 से कटा सकते हैं, 5 से यह 13 बार, 5 से यह 2 बार, 40 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 6 बराबर 114.5 माइनस 42 माइनस x। जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो माइनस दोनों में लग जाएगा, यहाँ पर ये माइनस ही है, आप लोग प्लस मत समझ लीजिएगा, बटे में 13 आइए गुणे में
2। अब 13 को इधर लाएंगे और 2 को बटे में लेते आएंगे। तो इधर में देख लीजिए, इस हम टेबल को मिटा देते हैं। आप लोगों ने टेबल को देखा ही है, आप लोग केवल ये वाला चीज याद रखिएगा कि 150 प्लस x प्लस वाई का योग कितना है, 229। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आइए हम लोग आगे में देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, अब 13 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 13 बटे में 2, ये जो 2 गुणा में था इधर आके भागा में हो जाएगा, बराबर 114.5 में से 42 को घटाइए तो ये हो गया 0.5। 114, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 72.5 माइनस में x, 2 से ये 3 बार में 13 तिया 39, 39 बराबर 72.5 माइनस में x हो गया। अब x को इधर लाएंगे तो 72.5 और 39 उधर जाएगा तो माइनस 39 हो जाएगा। तो x बराबर क्या वैल्यू निकल जाएगी, 72.5 में से 39 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 33.5। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। एक आंसर ये आ गया। अब दूसरा आंसर कहां से निकाले, तो अभी आपको मैंने बताया था कि 150 प्लस x प्लस वाई याद रखिएगा। उसका मान कितना था, तो 150 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू में 229 था, 229 था। x के जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, 150 प्लस 33.5 प्लस वाई बराबर में 229। 150 और इसको जोड़ेंगे तो 183.5 प्लस में y बराबर 229। तो y इक्वल टू 229 माइनस 183.5 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5। फिर से ये 8 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यहां पे 12 में से 8 गया 4 और 1 से 1 0। यही आपका आंसर हो जाएगा 45.5। 45.5 आपका आंसर हो गया। 2 आंसर आ गया, 2 क्वेश्चन मार्क थे, 2 आंसर भी आ गया। x का मान 33.5 और y का मान 45.5। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, 5 खंड केवल करने थे, 5 खंडों को हल कीजिए। हमने 5 खंड तो कर दिए हैं, लेकिन जो प्रश्न है उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। आपको जो मन करे उसको आप एक छोड़ सकते हैं, सभी को आपको नहीं करना है। आपको आता भी हो तो सबको नहीं करना है, एक को छोड़ देना है। अब चलिए हम चलते हैं अपने 6 वाले प्रश्न पे। ये रहा हमारा 6 वाला प्रश्न। देखिए क्या है, एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले 2 समूह के विद्यार्थियों की बहुलक आयु की तुलना कीजिए। मतलब बहुलक निकालना है। आयु वर्षों में 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 26 ये दिया हुआ है। समूह है 50, 78, 46, 28, 23। समूह ब है 54, 89, 40, 25, 17। इसमें दोनों का अलग अलग हमें बहुलक निकालना है। सबसे पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है l प्लस में f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू में h। अब कहेंगे कि ये सब मान कहां से आता है, तो आइए हम सबसे पहले समूह अ के लिए हल करते हैं और आपको सब कुछ बता देते हैं। समूह अ, देखिए बहुलक बराबर मान रखते हैं। बहुलक f1 का मान किसका लिया जाता है, f1 का मान जो सबसे बड़ा होता है। समूह अ में सबसे बड़ा क्या है, 78 है, तो ये हो गया f1 का मान। और इसी की लोअर लिमिट 18, l जो है लोअर लिमिट है, तो 18 प्लस में f1 की जगह पे क्या रखेंगे 78 माइनस में f0। 1 से पहले 0 तो 1 से पहले 0 मतलब 50 को ले लेना है। 78 माइनस 50 बटे में क्या होगा 2f1। तो 78 दूनी कितना हो जाता, 80 दूनी 160 में से 4 गया 156 हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6, 1 लगा हासिल, 7 दूनी 14, 15 माइनस में f0 क्या है 50, f2 क्या होता है, तो f2 एक बाद का क्या हो जाएगा 46 इंटू में h की मतलब जो इन वर्गों का अंतर है कितना है 2 है, तो 2 h का मान हर एक जगह सेम होता है। अब आइए निकालते हैं इसके आगे, बराबर 18 प्लस में 78 में से 50 गया कितना बचा 28, तो यहां पर रखिए 28 बटे में 50 और 46 कितना हो जाएगा 96, तो 156 माइनस में 96
इधर में गुणे में 2, तो क्या हो गया 18 प्लस में 28 बटे में 156 में से 96 गया, कितना बचेगा? तो 6 से 6 0, 15 में से 9 गया 60, गुणे में 2 से ये कितनी बार में? 30 बार में। कितना है? 18 प्लस में 28 बटे में 30, कितना हो गया? 18 प्लस 28 बटे में 30। तो आइए इसको हम इसके आगे में सॉल्व करते हैं। तो बराबर 18 प्लस में 30 में 28 में 30 से भागा दीजिए, तो 28 में 30 से भागा देंगे तो 0 दशमलव लगेगा तो 280 हो जाएगा। तो 30 नवा 270, 10 बचा, 100 हुआ, 30 3 90, कितना आया बहुलक? 18.93। यही हो गया आपका आंसर 18.93। ये किस समूह का बहुलक है? तो समूह अ का बहुलक है। समूह अ का बहुलक कितना है? 18.93। अब हम चलते हैं समूह ब। समूह ब भी इसी फॉर्मूले पे सॉल्व होगा, उसमें केवल वैल्यू बदलेगी। तो आइए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे कि कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। देखिए, जब समूह ब को लेंगे, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? तो यही है 89। तो इसका मतलब है कि L का मान 18 हो जाएगा। तो L का मान रखिए 18 प्लस में F1 की जगह पे 89 माइनस F0 क्या हो जाएगा? 54। तो यहाँ पे रखिए 54 बटे में 2F1, 2 से इसमें गुणा कीजिए, 2 9 18 का 8, 1 लगा हासिल, 2 8 16 1 17, 178। कितना हो गया? 178 माइनस में F0 मतलब 54, F2 का मतलब क्या हो गया? 40। तो यहाँ पे रखिए 40, इंटू में H का मान 2, ये हो गया। अब आइए इसके आगे में सॉल्व करते हैं। तो 18 प्लस में 89 में से 54 घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3, तो कितना हो गया? 35 बटे में 54 और 40 94, तो 178 माइनस में 94 इंटू में 2, तो ये हो गया 18 प्लस में 35 बटे में 178 में से 94 घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 17 में से 9 गया 8, गुणे में 2, ये हो गया। तो देखिए 18 प्लस में ये हो जाएगा 2 से इसे कटा देंगे तो 42, तो कितना आ गया? 35 बटा 42, 35 बटा 42। तो यहाँ पर रखिए 18 प्लस 35 बटा 42। अब इसे चाहे तो आप 7 से कटा सकते हैं, 5 बार में 6 बार में, ये हो गया 18 प्लस 5 बटा 6। तो ये हो गया 18 प्लस 6 में 5 में 6 से भागा दीजिए, तो 0.6 48, 2 20 हुआ, 6 3 18, कितना आया? 18.83। और समूह का कितना आया था? 18.93, इसका आया 18.83। तो दोनों के बहुलक में यही अंतर है। और समूह ब का, ये किस समूह का है? तो ये समूह ब का आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा च प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। कहां से ये फॉर्मूला लगा है? बहुलक का ये फॉर्मूला लगता है। एल का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। F1 का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी। F1 का मान उससे जस्ट पहले F0 होता है, उससे जस्ट बाद F2 होता है। H का मान क्या होता है? इन दोनों वर्गों का अंतर। लोअर लिमिट किसका लिया जाता है? जो वैल्यू सबसे बड़ी उसी का लोअर लिमिट लिया जाता है। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। दूसरे में 5 खंड करने थे, लेकिन हमने सभी 6 खंड हल करा दिए हैं आपको। तीसरे प्रश्न को क्या है? एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल कैसी? प्रतिकूल का मतलब है कि जिस साइड में हवा बह रही है उसका विरोध करते हुए धारा के अपोजिट जा रही है। और अनुकूल का मतलब क्या है? कि जिस साइड धारा की चाल है उसी साइड में वो भी जा रही है नाव। आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखेंगे माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है।
इसके बाद से क्या करना है, 1 नाव 10 घंटे में। तो आपको मालूम होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। और समय बराबर क्या हो जाता है, तो समय बराबर हो जाता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय आपको मालूम है 10 घंटा, तो 10 घंटा बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर तय किया है, किस साइड, प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब है कि x में से y को आपको घटा देना है, नाव की चाल से धारा की चाल घटा देनी है। तो x माइनस वाई प्लस अनुकूल क्या कितना गया है, कितना किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर। तो 44 बटे में इसमें जोड़ देना है, तो x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई। इस फॉर्मूले को आप मिटा लीजिए, ये देखिए। तो इस प्रकार आपका एक समीकरण बन गया है, ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा करेंगे तो उसमें दिया हुआ है 13 घंटे में कितना गया है प्रतिकूल, तो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 40 बटा में x माइनस वाई प्लस में प्रतिकूल कितना गया है अनुकूल, तो 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 55 बटा में x प्लस वाई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे माना 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 1, तो 10 बराबर हो जाएगा 30 यू प्लस 44 भी। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा, 10 बराबर 30 यू कहां से आया, तो 1 बाई एक्स माइनस वाई की जगह पे हमने यू रख दिया, वैसे ही 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह पे हमने भी रख दिया। अब देखिए समीकरण 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बराबर 40 यू प्लस में 55 भी। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए इसको कटाएंगे कैसे, तो कटाने के लिए आप इसमें 4 से गुणा कर दीजिए और इसमें 3 से, इससे नहीं हो तो आप इसमें 5 से कर सकते हैं, भी को कटेगा, और 4 से कर सकते हैं इसमें। तो आइए हम यू वालों को करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये डायरेक्टली मालूम हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 तियां 12। यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में कितने से करना है, 4 से। समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 4 में 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करने पर क्या होगा, तो ये देखिए इसमें 4 से करेंगे तो 10 चौके 40 बराबर 30 चौके क्या हो जाएगा 120, तो 120 यू प्लस में 4 से यहां पर करेंगे तो 44 चौके 176, तो 176 भी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। अब देखिए वैसे इसमें करेंगे तो 3 से 39 बराबर 40 तिया 120, तो 120 यू प्लस में 3 से इसमें करेंगे 55 में, तो 55 तिया 165, तो 165 भी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब क्या करना है, तो आपको समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटा देना है। अब यहां पर लिखिए समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 6 को घटाने पर लिखिए 40 बराबर 120 यू प्लस में 176 भी। इधर लिखिए 39 बराबर 120 यू प्लस में 165 भी। घटाने पर क्या होता है, घटाने पर नीचे वाले समीकरण का सारा चिन्ह बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये प्लस था तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वाला पद कट जाएगा। 40 में से 39 गया 1। अब जो चिन्ह बदल के आया है ये साइन यूज में आने लगता है। 176 में 165 गया तो 11 भी, तो भी बराबर क्या आया 1/11। भी बराबर क्या आया 1/11। अब आइए हम इसको मिटा देते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
हम इसको मिटा रहे हैं, भी का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे, इसको भी आप लोगों को तो याद ही होगा, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3? तो 10 बराबर 30 u प्लस में 44 भी। तो भी के जगह पे क्या रखना है? भी के जगह पे 1/11 रखना है। तो 1/11 रखेंगे तो 11 से ये 4 बार, तो क्या हो गया 4 इधर आएगा तो 10 माइनस में 4 बराबर 30 u, ये हो जाएगा 6। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 30 u बराबर 6, तो u बराबर 6/30, तो ये हो जाएगा 1/5। u का मान क्या आया? 1/5। भी का मान आया है 1/11। तब हम जो मान माने थे उसमें रख देते हैं। u किसको माने थे? तो 1/x माइनस वाई को, 1/x माइनस वाई को क्या माने थे? u का मान क्या आ गया? 1/5। वैसे भी को भी माने थे, किसको? तो 1/x प्लस वाई को भी माने थे। अब भी का मान क्या आ गया? 1/11। अब देखिए इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई बराबर 5 और यहाँ पे बनेगा x प्लस वाई बराबर 11। x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? 6 तक तो बन चुका था, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 8। अब आप इस साइड वाले को भी लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए अब कर रहे हैं, तो समीकरण 7 व समीकरण 8 को जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें साइन अलग अलग है, कट जाएगा y का मान। समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर, समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर, 8 को जोड़ने पर क्या है? x माइनस वाई बराबर 5 है समीकरण 7, और समीकरण 8 क्या है? x प्लस वाई बराबर 11। x प्लस वाई बराबर 11, y से y कट गया तो 2x बराबर क्या हो गया? 16, तो x बराबर आ गया 8। अब x का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। आइए x का मान हम रखते हैं समीकरण 8 में। x का मान समीकरण 8 में रखने पर, x का मान समीकरण 8 में रखने पर समीकरण 8 में रखने पर देखिए समीकरण 8 क्या है? x प्लस वाई बराबर 11, x की जगह पे क्या रखना है? 8, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 8 बराबर 3। अब यहाँ पे आपने क्या माना था? नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा, तो क्या लिख देंगे? नाव की चाल बराबर x वाला मान, x का मान कितना है? 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? धारा की चाल कितना है? 3, तो 3 किलोमीटर पर घंटा। ये दोनों आपके आंसर हो गए। नाव की चाल क्या आया? 8 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल क्या आया? 3 किलोमीटर पर घंटा। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप क्लास पढ़े होंगे तो मैंने ऐसे सवाल सॉल्व भी कराए हुए हैं अपने पिछले वीडियो में, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, या तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ऐसे सवाल हैं आपके बुक में, उन्हीं से ये जुड़ा हुआ है सवाल। अब हम चलते हैं तीसरे का ही जो अथवा वाला प्रश्न बनता है, अथवा वाले प्रश्न को सॉल्व करना और देखते हैं उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए ये हमारा तीसरे का अथवा वाला प्रश्न। देखिए क्या है? एक भिन्न के अंश तथा हर का योग हर के 2 गुने से 3 कम है। हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश तथा हर प्रत्येक में 1 की कमी कर दी जाए तो
अंश हर के आधे के बराबर रह जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहां पर माना कि भिन्न बराबर x बटा y। x क्या होता है? x ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो अंश हो गया x, हर हो गया y। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं जैसे जैसे बोल रहा है। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग, हर के दो गुने से अंश तथा हर का योग, अंश तथा हर का योग कीजिए। क्या उसके बाद दिया है? हर के दो गुने से, तो हर का दो गुना क्या हो जाएगा? 2i। हर के दो गुने से 3 कम है, ये क्या है? इससे ये 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 इसमें जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? x प्लस वाई माइनस में 2y प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस वाई और 3 उधर जाएगा तो -3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर -3, समीकरण नंबर 1। अब आइए दूसरी कंडीशन जो कर रहा है, यदि अंश तथा हर प्रत्येक में एक ही की कमी कर दी जाए तो x माइनस 1 और y माइनस 1 यहां पे लिख देना है प्रथम शर्तानुसार। मतलब जो पहली उसकी कंडीशन है उसके अनुसार हमने ये सॉल्व किया है तो प्रथम समीकरण मिला है। अब इसे लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार x में अंश तथा हर दोनों में से एक की कमी कर दी जाए तो अंश हर के आधे के बराबर हो जाता है। हर मान लीजिए 2 है तो अंश क्या? आधा 1 हो जाता है। ये बना। अब इसमें 3x मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 और ये हो जाएगा y माइनस 1। y को इधर लाएंगे तो 2x माइनस y और 2 को इधर भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 2 बना हमारा। समीकरण 1 क्या बना? x माइनस वाई बराबर -3 और 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए जब भी आपको दोनों साइन एक जैसा दिखे इसका मतलब है कि आपको घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लिखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -3, तो यहां पे लिखिए x माइनस वाई बराबर -3। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर में 1 घटाना है तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। -2x में से x गया तो -x और -3 -1 -4, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू 4। अब x का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। आइए हम रख देते हैं प्रथम समीकरण में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर -3, तो x माइनस वाई बराबर -3। x के जगह पे क्या रखना है? 4, तो यहां पर रख दीजिए आप 4। तो ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू -3 -4, तो माइनस वाई इक्वल टू -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू 7 आया। y इक्वल टू क्या आया? 7। अब हमारा आंसर क्या हो गया? तो भिन्न पूछ रहा था तो भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा? भिन्न इक्वल टू क्या माने थे हमने? x बटा y। तो x का मान ऊपर रखिए 4 और नीचे में रखिए 7। ये हो गया हमारा आंसर। भिन्न क्या आया हमारा? 4/7। अब आप दोनों कंडीशनों पे रख के फॉलो भी कर सकते हैं। 4 7 क्या होगा? 11, इधर 7 दूनी 14, तो ये 3 कम है तो 11 3 14, इधर का मान हो जाएगा। सही हो गया। अब देखिए दोनों में से एक कम करिए, 4 में से घटाएंगे 3 और 7 में से घटाएंगे 6 और 3/6 मतलब 1/2। तो इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है? नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है तो कोण 30 डिग्री हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। इसके लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाने आना चाहिए। देखिए नदी के किनारे,
मान लीजिए कि ये एक नदी है जिसका किनारा हो गया ये, खड़ा एक व्यक्ति, दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़, पेड़ मान लीजिए कि ये आपका पेड़ हो गया, पेड़ के शिखर, मान लीजिए कि नदी की चौड़ाई यहीं तक है, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री की ओर बन रहा है, 60 डिग्री। अब देखिए जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है, 20 मीटर दूर, तो ये और 20 मीटर आ गया, 20 मीटर दूर जाता है तो कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो ये पेड़ का कोण कितना हो गया, जो कोण 60 डिग्री था ये अब 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए कि h है, और तथा नदी की चौड़ाई मान लीजिए कि x है, यहां से यहां तक x है, और बाकी का ये 20 है, ये 20 मीटर है, और ये x, और ये हाइट हो गया h। अब इसमें नाम दीजिए, ये हो गया a, ये b, ये c, ये d। आइए सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को हल करते हैं। लंब और आधार का ही संबंध है, तो आइए देखते हैं। होगा ये tan, सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिख लीजिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर, tan में लंब बटा आधार होता है, लंब हो गया h, आधार हो गया x। देखिए tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है x, तो h बटा में x। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो करड़ी में 3, करड़ 3 बराबर हो जाएगा h बाई x, तो ये क्या हो गया, h बराबर करड़ी में 3x, h बराबर क्या हो गया, ये 3x मल्टीप्लाई करड़ी में 3x। अब आइए हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD लिखेंगे, त्रिभुज ABD में क्या है, tan 30, तो tan 30 बराबर यहां भी लंब बटा आधार, तो लंब तो वही है h, लेकिन आधार में 20 की बढ़ोतरी हो गई है, तो x प्लस 20 हो गया। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा करड़ी में 3, और ये हो गया h के जगह पे क्या रख सकते हैं, करड़ी में 3x, करड़ी में 3x बटे में x प्लस 20, x प्लस 20 को इधर लिखिए, तो x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 3x, x को उधर लीजिए तो 3x माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 2, मतलब x बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। यही x का मान यहां पर रख दीजिए h वाले में, तो h बराबर करड़ी में 3x, तो h बराबर करड़ी में 3 गुणे में 10, तो h बराबर 1.732 गुणे में 10, तो क्या हो जाएगा, h बराबर 17.32 मीटर। अब यहां पे आंसर में लिख दीजिए, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर x का मान कितना है, 10, तो यहां पे लिखिए 10 मीटर, और लिख दीजिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 17.32 मीटर। यही दोनों आपके आंसर हो गए। चौथा प्रश्न का आंसर क्या आया, तो नदी की चौड़ाई 10 मीटर, पेड़ की ऊंचाई 17.32 मीटर। इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं चौथे के जो अथवा वाला प्रश्न है, उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए चौथे का अथवा वाला ये प्रश्न क्या है, एक हवाई जहाज भूतल से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से नदी के किनारों पर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण, मतलब नदी के बीच में है तभी उसके दोनों किनारों पर अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण परस्पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पर मान लीजिए कि जहाज है, इतना ऊपर है, 200 मीटर ऊपर है। इसके दोनों किनारों पर बन रहा है दो कोण। ये वाला कोण मान लीजिए कि एक 45 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया जहाज, ये हो गए उसके दोनों किनारे। जहाज मान लीजिए जिस पॉइंट पर है वो है पॉइंट ए, और ये दोनों बिंदुओं का पॉइंट है बी और सी। इसको मान लीजिए कि डी है।
यहाँ पर जहाज ऐसे उड़ रहा है तो यहाँ वाला अवनमन कोण कितने डिग्री का है, यहाँ वाला अवनमन कोण 60 डिग्री का है और यहाँ वाला अवनमन कोण 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये ऊंचाई कितनी है जहाज की, ये हो गई 200 मीटर। ये मान लीजिए कि x है और ये है y। तो आइए इसको हम हल करते हैं। नदी की चौड़ाई केवल हमें बतानी है, मतलब b से c की लंबाई, मतलब x प्लस y का मान बताना है। आइए हम त्रिभुज ADC को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ADC में क्या होगा, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 200, आधार कितना है x। tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर 200 बटा x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 200 बटा करड़ी में 3। ऐसे ही आप इधर वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABD में tan 45 बराबर में लंब बटा आधार, मतलब लंब 200, आधार y। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर 200 बटा y, तो y बराबर 200 मीटर। ये भी मीटर में है। अब नदी की चौड़ाई बतानी है, तो नदी की चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई। x का मान क्या है 200 बटा करड़ी 3, 200 बटा करड़ी 3 प्लस में 200। इसको आप चाहें तो अच्छा दिखने के लिए लिख सकते हैं 200 करड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 200 करड़ी 3 बटे में 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चौथा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है, अथवा और जो पहला को प्रश्न होता है दोनों को हम लोगों ने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे और देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले बेलनाकार पाइप से होकर पानी बह रहा है। यदि पानी के बहाव की दर 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी पंप से बाहर निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। बेलनाकार है तो एक बेलन बना लीजिए। मान लीजिए कि जो आपके घर पे पाइप होता है पानी छींकने वाला या टंकी में चढ़ाने वाला, वही पाइप है जिसका व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर। वही पाइप है 7 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए कि आधा इंच का पाइप है 7 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक व्यास कितना है, मतलब यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर और ये 72 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से बह रहा है। मतलब यहां से यहां तक पानी पहुंचने में कितना उसको समय लग जा रहा है। कितना लंबा है पानी इसमें कितना इकट्ठा हो रहा है 72 सेंटीमीटर लंबा इकट्ठा हो रहा है। तो यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है 72 सेंटीमीटर और कितने समय में पहुंच जा रहा है 1 सेकंड में इस सिरे से इस सिरे तक पहुंच जा रहा है। 72 सेंटीमीटर का है, मतलब 6 फीट का पाइप है तो यहां से यहां तक पहुंच जा रहा है 1 सेकंड में। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं कि 1 घंटे में यह कितना पानी बाहर गिरा देगा या कितना पानी ये इसके एरिया से बाहर निकाला जा सकता है। हल करने में सबसे पहले आपको बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, त्रिज्या इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार। एच क्या है, तो एच का मतलब है यही 72 सेंटीमीटर और 1 घंटे में बोला था। 1 घंटे में मतलब 1 सेकंड में ये 72 सेंटीमीटर है। 1 घंटे में कितना सेकंड 3600 सेकंड। तो यहाँ पे लिखिए 3600 सेकंड। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार में कैंसिल हुआ, 2 से यह 36 बार में कैंसिल हुआ। अब देखिए 11 गुणे 7 गुणे 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 00। अब ये बारी बारी से गुणा कर सकते हैं। 11 गुणे 7 से गुणा करेंगे तो 0 0 7 42 का 2 4 लगा हासिल, 7 9 36, 7 9 63 4 67 का 7 6 लगा हासिल, 7 2 14 6 20 का 0 2 लगा हासिल 9। फिर से 11 से गुणा कीजिए तो 00, 11 2 22 का 2 2 लगा हासिल, 11 7 77 2 79 का 9 7 लगा हासिल, 11 9 99। कितना आया 99,703 2 2 99,79,200 सेंटीमीटर क्यूब
क्या आया, इसका आयतन आया। अब लीटर में पूछा है तो क्या होता है, लीटर के लिए होता है 1 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। 1 लीटर कितने में होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है तो क्या लिखेंगे, 1 घंटे में पाइप से बाहर निकलने वाला पानी की मात्रा, जितना इसका आयतन है उसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो 99,792,00 बटा में 1000, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 99,792 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकलेगा, तो 9,979.2 लीटर पानी इस बेलनाकार पाइप से बाहर निकलेगा। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न के, जो अथवा वाला प्रश्न होता है उसको हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने अथवा वाले प्रश्न को। पांचवे का अथवा प्रश्न क्या है, एक ठोस लोहे के गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस गोले को पिघलाकर 6/2/3 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर मोटाई वाले 8 गोल छल्ले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छल्ले का आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले लोहे के गोले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये लोहे का गोला हो गया जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या है, इस गोले को पिघलाकर ये एक छल्ला बनाया जाता है। छल्ला कैसा होगा, तो ये देखिए बेलनाकार का होगा। ये हो गया एक त्रिज्या, इसके अंदर में एक और त्रिज्या होगी, छल्ला है तो ऐसे ही नीचे भी होगा, ये हो गया। और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया है 3 सेंटीमीटर मोटाई वाला। अब इसकी जो बाहरी त्रिज्या कितनी है, 6/2/3 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हम हल करते हैं। क्या निकालना है हमें, तो ये अंदर वाली व्यास निकालना है, त्रिज्या नहीं व्यास निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या का डबल कर देंगे, वो व्यास हो जाएगा। लिखिए, गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, छल्ले की बाह्य त्रिज्या 6/2/3 सेंटीमीटर, मतलब 20/3 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या दिया, छल्ले की मोटाई 3 सेंटीमीटर। क्या हमें निकालना है, तो छल्ले का आंतरिक व्यास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये जो छल्ला है कैसा है, बेलनाकार टाइप का है। तो आइए इसको दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 8 छल्लों का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब। इधर छल्ला कैसा है, बेलन है, तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई h लिख लीजिए। कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। कैपिटल R बाह्य त्रिज्या है, स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या है। देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 8 कैंसिल 2 बार में। अब यहाँ पे r का मान रख दीजिए, तो r का मान 8 का क्यूब बटे में 3 बराबर में। इधर क्या हो जाएगा, h का मान क्या है 3, तो 2 गुणे में 3 और r स्क्वायर का मान क्या है 20/3, तो 20/3 का स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब इधर में सॉल्व करते हैं। देखिए,
8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। 512 बटे में 3 और ये 2 3 6 है तो इस 6 को भी नीचे लेते आइए। 6 बराबर में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर 400। 400 बटे में 9 माइनस में r स्क्वायर होगा। अब देखिए ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 256 बार में। ऊपर में हो गया 256, नीचे में हो गया 3 तिया 9 बराबर में 400 बटे 9 माइनस में r स्क्वायर। r स्क्वायर को इधर लाइए, 400 बटे 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 256 बटा 9 तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 बटा 9 तो r बराबर 12 बटे 3। r बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 3। r बराबर 12 बटे 3, या आप यहीं पे कर सकते हैं। ये 9 से 144 कटाएंगे कितनी बार में 16 बार में तो बराबर 16 आया। तो r स्क्वायर बराबर 16 तो r बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। r बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि आप जल्दी जल्दी में यहीं पे सवाल को छोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक छल्ले का आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए ये बोला हुआ है। तो अब लिखते हैं छल्ले का आंतरिक व्यास। छल्ले का आंतरिक व्यास, छल्ले का आंतरिक व्यास, व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा त्रिज्या का डबल तो 2 गुणे में 4 तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, छल्ले का आंतरिक व्यास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ये 5वें का अथवा वाला प्रश्न भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है, और यही कंप्लीट नहीं मॉडल पेपर 2 भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। आपको ये वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो के 2-3 घंटे बाद सभी वीडियो मर्ज करके आपको इसी चैनल पे वो भी वीडियो मिल जाएगी। आप जिस वीडियो को चाहें एक क्लिक में देखना चाहते हैं तो एक क्लिक में देखिए। यदि पार्ट वाइज देखना चाहते हैं, केवल आपको लंबे वाले आंसर वाले क्वेश्चन देखना है, ज्यादा नंबर वाले, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन दिखने हैं वैसे वैसे टाइप में 3 पार्ट में मॉडल पेपर 2 आपका इस चैनल पे मिलेगा। और मॉडल पेपर 1 भी 3 पार्ट में, मॉडल पेपर 1 एक क्लिक में भी, मॉडल पेपर 2 एक क्लिक में भी मिलेगा। आप लोग देखते रहिए और अपने 27 तारीख को होने वाले मैथ के पेपर में लंबे से लंबे स्कोर लाइए। आज 26 तारीख, कल 27 तारीख, कल ही आपका पेपर है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे पेपर देने से पहले। आज एक बार आप दोनों मॉडल पेपर को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको आएगा वो क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसी क्वेश्चन को देखिएगा। आपको टाइम बर्बाद नहीं करनी है, जो आता है उसे ही यदि आप ठीक से कर लेंगे तो आपका नंबर ठीक है। यदि आप पढ़ने में तेज हैं तो आप छोटे क्वेश्चनों को स्किप कर दीजिएगा। यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मॉडल पेपर को दोनों को देख सकते हैं। आप दोनों मॉडलों पेपरों को हल करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।